Hello everyone, welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad. I hope you all are doing well, things are fine at your place and you are keeping up with your revision also, your schedule that you have prepared for 2025. तो ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम है आपके पास, अपने हर एक दिन को अच्छे से यूटिलाइज करो, प्रॉपर प्लान बनाओ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. जो 2024 के लिए अपकमिंग प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेक श्योर कि आपका रिवीजन इस टाइम पे स्ट्रांग होना चाहिए. रिवीजन की पावर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना. बाकी सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस, यही बोलूंगी. किसी और की बातों में इस टाइम पे बिल्कुल नहीं आना है. जो करा है बहुत अच्छे से किया है, बस उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते चलो. दैट्स इट. एंड जो कमेंट्स आप इन सेशंस पे दे रहे हो, आई एम सीइंग योर फीडबैक एंड इट फील्स ग्रेट टू सी कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं. बहुत खुशी होती है देखकर और एक मोटिवेशन भी मिलती है और अच्छा भी लगता है. सो थैंक यू फॉर दैट. सेशंस अच्छे लगते हैं तो बाकियों के लिए भी है जो अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करते हैं. तो गाइस प्लीज मेक श्योर दैट यू मार्क योर अटेंडेंस एंड फॉर दैट जस्ट लाइक द लेक्चर, थम्स अप बटन दिखता है ना एक, तो उस पर क्लिक कर दीजिए. आपकी अटेंडेंस उस तरीके से मार्क हो जाती है. और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी सेशन पब्लिश हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. डू शेयर दी सेशंस ऑल्सो. अगर अच्छे लग रहे हैं सो व्हाई नॉट, विल हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली एंड वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम. मैंने एक कॉमेंट देखा था, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जो सेशंस प्रिपेयर होते हैं वो यूपीएससी ओरिएंटेड होते हैं, बट करंट अफेयर ऐसा है जो हर एक एग्जाम में आता है. तो यहाँ पर आपका कॉल इतना है कि आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस देखो और उसके बेसिस पे अब अगर निट्रस ऑक्साइड से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, वो एसएससी में कैसा बनेगा, वो स्टेट पीसीएस में कैसा बनेगा, वो आपको देखना है. क्योंकि करंट अफेयर सेम है. इट्स जस्ट कि अच्छा कोई इतने डेप्थ तक पूछता है, कोई सिर्फ फैक्चुअल बात पूछ लेगा, कोई थोड़ी सी एनालिसिस करेगा, प्रीलिम्स में भी अच्छी स्टेटमेंट्स होंगी. तो सिर्फ और सिर्फ बात यह है, जब मैं आपको 4 लाइनें दे रही हूँ तो अच्छा ये नेशनल पार्क एसएससी पूछ लेगी कि ये नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है. बस अब यूपीएससी सिर्फ ऐसे तो नहीं पूछेगी, वो थोड़ा घुमा फिरा के चीज़ों को पूछेगी, राइट. तो मेक श्योर कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी करें अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लें और फिर उसके बाद आए, ठीक है. स्पून फीडिंग पे रिलाई बिल्कुल मत करो. मतलब एक ये होता है कि पका पकाया खाना खाना, थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ेगी. तो डेली सिलेबस याद बिल्कुल सिलेबस याद करो और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो देखते चलो, ठीक है. चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. Let me tell you a brief about what we will be doing today. Then we'll take the first article. निट्रस ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे. नोटिफाइड डिजास्टर्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे. ये बेसिकली हीट वेव के कॉन्टेक्स्ट में है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, व्हाई इट इज इन न्यूज, वो देखेंगे. कॉन्टेक्स्ट ऐसे नहीं पूछेगी यूपीएससी. कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हम आईओएम के बारे में कवर करेंगे, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. बिरसा मुंडा के बारे में पढ़ेंगे और ये आपकी हिस्ट्री जीएस पेपर 1 से भी कनेक्ट कर सकते हो आप इसको, जब हम ट्राइबल अपराइजिंग्स की बात करते हैं, ठीक है. रीबूटिंग इंडियाज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मेंस के पर्सपेक्टिव से है ये. हाल ही हिंदू में एडिटोरियल आया था रिगार्डिंग इट, तो आपके जीएस पेपर 2 से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, गवर्नमेंट पॉलिसी से, जुडिशरी से. तो इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या चैलेंजेस हैं, क्या मेजर्स लेने चाहिए कि हम इसको रिफॉर्म करें, तो ये सब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कवर करेंगे. शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट आर्टिकल. 1980 से 2020 तक के बीच में प्लैनेट वार्मिंग निट्रस ऑक्साइड एमिशंस, तो निट्रस ऑक्साइड के एमिशंस जो हैं वो बढ़े हैं बाय 40%. और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये रिपोर्ट कह रही है, दैट इज पब्लिश्ड बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, ठीक है. तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, निट्रस ऑक्साइड के बारे में. ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस ग्रीन हाउस गैस का, निट्रस ऑक्साइड का, एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 40% फ्रॉम 1980 टू 2020. इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं. इट्स अ गैस दैट व्हेन यू
बेसिकली हैप्पी गैस बोलते हैं, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमेबल है। एंड पीपल, मतलब जो होता है ना कि जब ये गैस व्हेन दे ब्रीद इन सो दे स्टार्ट लाफिंग एंड दे स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, इसीलिए इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। आपने कभी देखा भी होगा मूवीज में, ऐसे सीन्स में होता है। नाउ while nitrous oxide, as I have mentioned, it is not flammable, but it can support the combustion to some extent, to same extent as oxygen, right? तो यहाँ पर इसके कुछ कॉमन यूजेस की बात कर लेते हैं। ये डेंटिस्ट और डॉक्टर्स भी इसका यूज करते हैं टू मेक पेशेंट्स फील काम एंड रिलैक्स ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर्स, तो मेडिकल यूज भी है इसका। और इन सम फूड कंटेनर्स ऑल्सो, लाइक विप्ड क्रीम कैनिस्टर्स में भी इसका यूज किया जाता है टू हेल्प स्प्रे आउट थिंग्स स्मूथली। एंड ऑटोमेटिव के अंदर भी इट इज यूज टू बूस्ट द इंजन पावर एंड इट्स परफॉर्मेंस। तो बेसिकली इट हैज रेंज ऑफ यूजेस। अभी जो कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, मैं लाइंस रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि बातें सारी वही लिखी हुई हैं, आपको समझ आनी चाहिए कि लाफिंग गैस है, नॉन फ्लेमेबल है, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट लीड्स टू अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, लाफिंग गैस, तभी इसका नाम पड़ा है। एंड द गैस इज ऑल्सो यूज एज अ प्रोपेलेंट इन फूड एरोसोल्स, एनहांसिंग इंजन परफॉर्मेंस, ये सब कुछ आई हैव मेंशन्ड। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि अगर मैं ग्रीन हाउस गैसेस की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और तीसरे नंबर पर आती है ये निट्रस ऑक्साइड, ठीक है। इट इज मच मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, यू कैन से 273 times stronger over a century. So it is the third most significant greenhouse gas, carbon dioxide और methane के बाद, and is 273 times more potent than carbon dioxide over 100 years. Greenhouse gases ने already जो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो they have already caused it, बढ़ा दिया है उसको, to rise by 1.15 degree Celsius as compared to the average from 1850 to 1900, right? So nitrous oxide के जो emissions हैं, जो from human activities, उनका जो contribution है to this warming वो है 0.1 degree। और यही वो बोल रहे हैं कि 1980 से 2020 के बीच में इस गैस के एमिशंस जो हैं वो 40% से बढ़े हैं, और सबसे ज़्यादा जो एमिट करता है वो देश है चाइना। सो चाइना इज़ द बिगेस्ट एमिटर ऑफ इट, उसके बाद हम इंडिया यानी कि एंड यूएसए ऑल्सो। सो टॉप 10 एमिटर्स, बेसिकली द कंट्रीज जो निट्रस ऑक्साइड गैस एमिट करती हैं, टॉप एमिटर्स कौन कौन सी हुई? पहले नंबर पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे यूएसए, फिर उसके बाद ब्राज़ील, रशिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, टर्की एंड कनाडा, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा मेन सोर्स कौन सा है इस ऑक्साइड जो जहां से आ रही है? दैट इज फार्मिंग, राइट? इंडस्ट्रीज, व्हेन यू आर बर्निंग द फॉरेस्ट, दैट जो भी लेफ्ट ओवर मटीरियल्स होते हैं, तो ये इसके कुछ मेन सोर्सेज हैं। व्हाट एल्स? अगर मैं एग्रीकल्चर इम्पैक्ट की बात करूं तो 74% जो इस गैस के एमिशंस हैं ओवर द लास्ट डेकेड वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से आए हैं, स्पेसिफिकली द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल manure. So these include things like when you are using nitrogen based fertilizers, when you are using this animal manure, तो वहाँ से nitrous oxide के emissions आ रहे हैं, and agriculture and farming activities से यहाँ से 74% emissions पिछले 10 सालों के अंदर आए हैं। रही बात atmospheric concentration की, 2022 में the amount of nitrous oxide in the air it hit 336 parts per billion। मतलब 1800 की जब हम बात कर रहे हैं, इन द लेट 1800s टू अर्ली 1900s, उसके लेवल में अगर देखा जाए, सो दिस इज 25% हाइयर, एंड इट इज वे हाइयर देन व्हाट एक्सपर्ट्स प्रिडिक्टेड अकॉर्डिंग टू इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ओवरऑल farming industries and burning farm stuff, they are the biggest sources of this nitrous oxide, जिसकी वजह से it has shot up in the atmosphere, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा, and it is contributing to climate change. Sorted है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके की extreme heat in many parts of the country it is ongoing, it has once again reopened discussion on the inclusion of
कि अपने को हीट वेव को एक नोटिफाइड डिजास्टर में इंक्लूड करना चाहिए अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। नोटिफाइड डिजास्टर तो मैं आपको बता दूंगी। बेसिकली अगर मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बताऊं, सो इंक्लूडिंग हीट वेव एज अ नोटिफाइड डिजास्टर, इट मीन्स कि हम ये चाह रहे हैं कि एक्सट्रीम हीट जो ये हो रही है, इट शुड बी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ टाइप ऑफ डिजास्टर दैट गवर्नमेंट शुड बी रेडी टू डील विद। जैसे बाकी डिजास्टर्स दे आर लिस्टेड इन द लॉ, उसी तरीके से वी हैव डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये लॉ इंडिया के अंदर डिफाइन करता है डिजास्टर्स को, मतलब एक बैड, एक बिग इवेंट जिसकी वजह से, चाहे वो either by the nature or by basically people, you can say, so it could be anything from a flood to a fire that can cause a lot of damage to life, to property, to environment. That is what disaster is as mentioned in this law. नोटिफाइड डिजास्टर के अंदर इट स्पेसिफिकली लिस्ट आउट कि अच्छा ये 12 टाइप ऑफ डिजास्टर्स हैं जिन्हें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है। साइक्लोन, ड्रोट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, ये सारे नोटिफाइड डिजास्टर हैं। मतलब ये वो हैं जिसमें सरकार ऑफिशियली प्रिपेयर्ड है टू हैंडल। तो जब मैं बोल रही हूं कि ये जो एक्सट्रीम हीट इस टाइम पे हो रही है, इसको हमें नोटिफाइड डिजास्टर में इंक्लूड करना चाहिए, इसका मतलब हम चाह रहे हैं कि सरकार इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे एज अ टाइप ऑफ डिजास्टर दैट वी शुड बी रेडी टू डील विद लाइक द अदर डिजास्टर्स। सिंपल है। तो इंडिया के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जो डिजास्टर को डिफाइन करता है। कोई भी ऐसी कैटास्ट्रॉफिक, ऐसी कैलेमिटी दैट इज अराइजिंग फ्रॉम मैन मेड कॉजेज और नेचुरल कॉजेज, जिसकी वजह से एक सब्सटेंशियल लॉस होता है, लाइफ को डिस्ट्रक्शन होती है प्रॉपर्टी की, और एनवायरनमेंट को डैमेज होता है। जो नोटिफाइड डिजास्टर्स हैं जैसे पेस्ट अटैक, क्लाउड बर्स्ट, एवलांचे, लैंडस्लाइड, कोल्ड वेव्स, ये सब नोटिफाइड डिजास्टर में आते हैं। अब क्या होता है ना, जब आप किसी को नोटिफाइड डिजास्टर की लिस्ट में ऐड करते हो, सो वो एलिजिबल है फॉर रिलीफ असिस्टेंस अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, SDRF एंड NDRF। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड वो फंड जो स्टेट गवर्नमेंट यूज करती है टू प्रोवाइड इमीडिएट हेल्प टू पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द डिजास्टर दैट इज लिस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो मतलब मान लो कोई फ्लड आ गया, वो नोटिफाइड डिजास्टर में लिस्टेड है, तो द स्टेट कैन यूज दिस फंड टू गिव क्विक एड टू इट्स विक्टिम्स। ऐसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है। So when a disaster is really big and the state funds aren't enough to deal with that, so we have this National Disaster Response Fund that steps in. Extra money दे दिया एक तरीके से, आप ऐसे लगा लो, to help out during the severe disasters. ठीक है जी। अभी heat waves are a big problem and they are not officially considered a disaster under the current law. Government hasn't agreed to add them to the list of recognized disasters. They are not currently included. States can still use some of their fund up to like 10% to deal with local disasters like heat waves. ये important है. Some states have used this allowance to tackle the heat waves. Right? तो रही बात नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की भी, अब इसके बारे में भी अगर मैं बता दूं तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है दैट डील्स विद डिजास्टर्स इन इंडिया। दे सेट अप द रूल्स एंड प्लान्स कि अच्छा कैसे डिजास्टर को हैंडल करना है, चाहे वो फ्लड्स हो, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे वो मैन मेड हो लाइक एक्सीडेंट्स। सो इट्स लाइक अ बिग बॉस व्हेन इट बेसिकली इट कम्स टू मेक श्योर कि एवरीवन इज रेडी टू हैंडल एनी काइंड ऑफ डिजास्टर। ठीक है जी। सो इट aims to promote a national resolve to mitigate the damage and destruction that is caused by these disasters through collective efforts, right? Policies, plans, guidelines देते हैं ये। Off the coast of Yemen, a boat capsized, right? Flipped, you can say. At least 49 migrants died and 140 are missing. राइट। तो यहाँ पर इट इज एज पर द UN माइग्रेशन एजेंसी, जिन्होंने ये बताया 11 जून को।
तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करती है क्या सर्विसेज, एडवाइस कंसर्निंग माइग्रेशन। किसको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसको एडवाइस देती है? टू द गवर्नमेंट्स एंड माइग्रेंट्स, जिसमें इट इंक्लूड्स इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट वर्कर्स। They give advice, they support the governments and people who are moving from one place to another, चाहे वो refugees हो, चाहे वो migrant workers हो, displaced हो within their own country। 1951 के अंदर it was established, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 175 मेंबर स्टेट्स इसके अंदर आते हैं, 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स आते हैं। इसका मैंडेट क्या है, व्हाट डज इट डू? इसका मेन जॉब क्या है? टू मेक श्योर कि माइग्रेशन हैपन्स इन अ सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, जो हर किसी के लिए सेफ हो, दैट द वन हु आर इन्वॉल्व्ड इन इट। सो दे डू दिस बाय गिविंग एडवाइस एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट एंड माइग्रेंट्स। IOM publications, तो it publishes World Migration Report, Migration Health Annual Report, they are its publications. Now coming to its area of work, 4 बातें ध्यान में रखनी है। Migration and development, तो IOM, just a minute, IOM हेल्प्स मेक श्योर कि जब लोग मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट्स गुड फॉर एवरीवन, इट्स सेफ फॉर एवरीवन। दे मेक श्योर कि बोथ द प्लेस पीपल लीव एंड द पीपल दे गो, होम कंट्री जो है और जो उनकी होस्ट कंट्री है, राइट, they get benefit from migration, and जो migrant themselves also they have good outcomes। ठीक है, जो माइग्रेंट्स हैं, डिस्प्लेस पीपल हैं, उनकी हेल्थ नीड्स भी होंगी, टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, ये इनका काम है। दे मेक श्योर दे हैव एक्सेस टू मेडिकल सर्विसेज एंड सपोर्ट। ठीक है, माइग्रेशन हेल्थ एंड दे मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ माइग्रेशन फॉर बोथ द होम एंड होस्ट कंट्रीज। एमरजेंसी ऑपरेशंस, जब कोई बिग क्राइसिस होता है, नेचुरल डिजास्टर, कन्फ्लिक्ट हो गया, दो IOM जम्प्स इन टू हेल्प। सो दे प्रोवाइड immediate assistance, जैसे transportation, shelter, rebuilding homes and communities after the crisis is over. So post crisis recovery programs ये provide करते हैं। Last but not the least, counter trafficking, human trafficking को रोकने के लिए it works hard when people are like illegally they are moved and exploited, right? They help the victims of trafficking to recover and to get the support that they need। ये इनका area of work है। आगे चलते हैं, बात करते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। हाल ही झारखंड के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। रिसेंटली पेड ट्रिब्यूट टू द ट्राइबल आइकन बिरसा मुंडा ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी। एक फोक हीरो, एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन द इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, पर्टिकुलरली ट्राइबल रीजन जो है ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, वहां मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, छोटा नागपुर प्लेटू एरिया से। इंडियन ट्राइबल मास मूवमेंट जो रहा है, जहां पर ट्राइबल्स दे वर फाइटिंग एंड अगेंस्ट दी हाई टैक्सेस आप बोल सकते हो, और जो दे वर फाइटिंग अगेंस्ट देयर फॉरेस्ट राइट्स एंड जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स उस टाइम पे आ रखे थे जो उनके हित में नहीं थे। सो दे वर टू फाइट अगेंस्ट द फोर्सफुल लैंड ग्रैबिंग जो हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सो जहां पर ट्राइबल्स जो हैं दे वर टर्निंग इनटू द बॉन्डेड लेबरर्स, राइट, एंड वो ऑब्वियसली फिर वो गरीबी की तरफ जा रहे थे। तो इसी के चलते यहाँ पर Birsa Munda, he influenced his people to realize the importance of owning their land, asserting their rights over it. तो यहाँ he encouraged the tribe to stick to their traditions and get back to their tribal roots. तो उन्होंने one of the main notable contributions was the formation of Munda Rebellion, जिसको उलगुलान भी बोला जाता है, तमर रिवोल्ट भी बोला जाता है 19th सेंचुरी के अंदर। तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की ऑप्रेसिव पॉलिसीज थी, ऐसे फॉरेस्ट लॉज लेकर आना
that restricted the tribal access to their traditional lands और exorbitant taxes impose करना, उसके अगेंस्ट ये rebellion था. उन्होंने अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज को यूनाइट किया अंडर द बैनर ऑफ मुंडा राज एंड लेड अ गुरिला वॉरफेयर कैंपेन. तो उन्हें भगवान और बिरसा भगवान का टाइटल भी दिया उनके फॉलोअर्स ने. एंड ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम मुंडा ट्रेडिशंस, क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को गाइड करें इन रिचुअल्स एंड प्रेयर्स. जो एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन था अगेंस्ट ट्राइबल्स, दैट लेड टू अ बिग हिट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ Chota Nagpur Tenancy Act being passed in 1908. So his struggle was against that exploitation. ठीक है. So his fight against the exploitation, the discrimination that is faced by the tribal people led to a victory with the passing of Chota Nagpur Tenancy Act in 1908. This law prevented non-tribal people from taking the land away from tribal communities. ठीक है, तो उनके लिए अच्छी बात हो गई. Birsa also played a crucial religious role among the Munda people. He founded the faith of Birsa, आप इसको जैसे भी प्रोनाउंस करें, जिसमें it combined elements of animism and indigenous beliefs. मतलब it basically he emphasized the worship of single god. उनके जो followers थे, he respected him greatly, calling them धरती आबा, मतलब father of earth. तो बिरसा मुंडा he passed away 9th of June 1900 में. he was 25 years old. फ्रीडम, इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उनका एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है. इसीलिए झारखंड की जो स्टेट है वो in 2000 उनकी बर्थ एनिवर्सरी दे फॉर्म्ड. एंड जो उनकी बर्थडे होता है 15th of November को होता है, तब जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है जी, तो ये हो गया आपका बिरसा मुंडा के बारे में, मैंने आपको बता दिया है. चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि एक रीसेंट केस हुआ इन बरेली उत्तर प्रदेश, जहाँ पर एक महिला वॉज इम्प्रिजन्ड एंड फाइंड फॉर मेकिंग अ फॉल्स रेप एक्यूजेशन. ठीक है, इस इशू को, ऐसे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, जिसके अंदर देखो देर आर वेरियस प्रॉब्लम्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. चाहे वो आर्बिट्रेरी डिटेंशन हो. आर्बिट्रेरी डिटेंशन का मतलब, ये टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है. अब एक तो ध्यान से सुनना है, दूसरा पेपर है, पेन है, लिखते चलो पॉइंट्स लिखने हैं और सुनते जाना है. ठीक है, आर्बिट्रेरी डिटेंशन. So people who are awaiting trial, they are often held in jail for a long term without a fair trial. Trial मतलब एक फेयर ट्रायल नहीं हुआ और वो जेल के अंदर है लंबे समय से, दे आर वेटिंग फॉर अ ट्रायल. सो एक आर्बिट्रेरी डिटेंशन होता है ना, कि ये शायद वाला केस होता है उन पे, कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं या किया होगा. एंड पीपल हु आर वेटिंग फॉर ट्रायल, ये भी एक केस है, राइट. दे आर हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अ फेयर ट्रायल, आर्बिट्रेरी डिटेंशन बोलते हैं. कई बार देयर इज पुअर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ये भी इशू रहता है. एंड बहुत केसेस की पेंडेंसी है, ये हम सब जानते हैं. तो ये कुछ इश्यूज हैं, और भी इश्यूज हैं. सो बेसिकली हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सबके पास पेन एंड पेपर होगा, तो आपके लिए आसान रहेगा टू राइट इट डाउन, चीज़ें याद करना आसान रहेगा. अब इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए हमारी सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की स्कीम को एक्सटेंड किया अंटिल 2026 और एक सिग्निफिकेंट बजट भी एलोकेट किया. बट इससे ज़्यादा अभी करने की ज़रूरत है. जैसे इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन, देयर नीड टू बी इम्प्रूवमेंट इन पुलिस इन्वेस्टिगेशंस, बेटर कोर्ट ओवरसाइट, राइट. तो स्विफ्ट जस्टिस हो, वो होता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये सब चीज़ें. जब हम बात करते हैं आर्बिट्रेरी डिटेंशन की, सो ये जैसे कि
लगा लो व्हेन यू आर, इट सिंपल टर्म में बताती हूँ, इट रेफर्स टू अरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, डिटेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ मैनर दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ऐसे लगा लो, विदाउट लेजिटिमेट लीगल बेसिस और ड्यू प्रोसेस, राइट. सो ये है प्रोलॉन्ग इनडेफिनेट डिटेंशन होती है. दे मे बी हेल्ड फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड विदाउट चार्ज और ट्रायल फॉर अ लॉन्गर देन व्हाट इज जस्टिफाइड बाय द लॉ. बहुत सी ऐसी इश्यूज हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो यहां पर हमारे इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है? पुलिस क्राइम इन्वेस्टिगेट करेगी, सस्पेक्ट कैच करेगी, मेंटेन करेगी लॉ एंड ऑर्डर को. हर स्टेट की दे हैव देयर पुलिस फोर्स, दे वर्क अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल. फिर उसके बाद क्या होता है? वी हैव जुडिशरी, कोर्ट्स दैट इंटरप्रेट एंड अप्लाई द लॉ. टॉप लेवल पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, राइट. हर एक स्टेट के अपने हाई कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट्स हैं. ठीक है जी. तो ये हमारे आप लगा लो कुछ पिलर्स हैं. पुलिस है, जुडिशरी है, करेक्शन सिस्टम दैट मैनेजेस prisons, jails, focusing on punishment, right. अब इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या चैलेंजेस हैं करंटली? सबसे पहला तो है कि केसेस की पेंडेंसी होना. टू मेनी केसेस आर वेटिंग टू बी हर्ड इन इंडियन कोर्ट्स. मतलब अगर मैं जुलाई 2023 की बात करूं तो लगभग 5 करोड़ केसेस पड़े हुए थे. Even special fast track courts like the one in Bareilly case, they can't move quickly enough. तो ये जो backlog है, it slows down the entire legal system. दूसरा, inadequate resources and infrastructure. We do not have enough judges as compared to its population. Judges are overworked. Hearings are rushed. Decisions might not be as good as they could be. Lot of empty judge positions हैं, especially in the lower courts, some high courts में, right. Lack of staff, facilities, it will lead to poor investigations. Then weak prosecutions, there will be more delay in the courts. Then there is politicization also, right. There is overcrowding in prisons also. ये सारी दिक्कतें हैं. वी हैव आउटडेटेड प्रिजन मैनुअल, मेंटल हेल्थ क्राइसिस भी होते हैं. मैनी प्रिजनर्स हैव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग, लैक ऑफ केयर. ठीक है, तो ये सारी चैलेंजेस हैं. सॉल्यूशंस क्या हैं जो चैलेंजेस हैं? Instead of focusing mainly on the accused, we should prioritize the needs of the victims, providing them with the support services, counseling, legal help, guaranteed right to speak in the court. Victims also feel empowered and heard. Dignity तो ensure करनी है, right? Legal aid, reducing the under trial detention. ये कुछ solutions हैं जो आप लिख सकते हो. Gender sensitization in the judiciary. Judges should have mandatory training to understand gender issues better, right? Recent Supreme Court handbook on gender stereotypes is a very good start. तो ये कुछ है. We can revamp the fast track courts by assigning some specific judges to handle the cases. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं मतलब जो हम कर सकते हैं. दे कैन बी द सर्टेन मेजर्स दैट कैन बी टेकन. आपके पास भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपके माइंड में हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड बाकी जस्ट नोट दीज पॉइंट्स जो आपको काम आ सकते हैं इन योर आंसर राइटिंग एज योर वे फॉरवर्ड. ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही. विल मीट यू इन other lectures with other important articles. Till then, take care. Good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkad signing off. Happy learning. All the best. Thank you.